जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान कैनन कॉलेज में आ गया है और वहाँ उसने ज़्यू बेंग को हरा दिया है। वो रात में अब रेस्ट कर ही रहा था कि तभी वहाँ उसके पास बाइशान आता है और जियान बिना डरे उससे मिलने जाता है। दोनों अब आमने सामने खड़े हैं। बाइशान जियान को जी जूनियर से दूर होने को कहता है। हालांकि जियान जब साफ मना कर देता है तो बाइशान अपना लाइटनिंग एट्रीब्यूट निकालने लगता है और कहता है कि वीक लोगों को चुनने का अधिकार नहीं होता। जियान लाइटनिंग एट्रीब्यूट देखकर हैरान है क्योंकि उसने बहुत कम ही एट्रीब्यूट वाले लोगों से फाइट की है। बाइशान लाइटनिंग एट्रीब्यूट के साथ सीधे जियान को मारने के लिए आगे बढ़ता है और जियान भी उस पर काउंटर अटैक करने के लिए उस पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ जी जूनियर आकर अपनी पावर से बाइशान को रोक देती है और वहाँ आकर बाइशान से पूछती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। बाइशान कहता है कि मैं सिर्फ जियान से डिस्कस करने के लिए आया था। आखिर तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मैं तो बस अपनी प्रैक्टिस करना चाह रहा था और इसलिए जियान के फायर एट्रीब्यूट को परख रहा हूँ। ये सब झूठ सुनकर जी जूनियर को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम मेरे सीनियर थे, इसलिए तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हुए हमेशा मैंने तुमसे पोलाइटली बात की है, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। तुम अब मुझे रूट होने के लिए फिर ब्लेम मत करना। बाइशान जियान से कहता है कि अगर तुम मर्द हो तो एक लड़की के पीछे मत छुपो। जी जूनियर को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर्स निकालकर उस पर अटैक करने लगती है, लेकिन जियान उसे रोकता है और कहता है कि अच्छा होगा कि हम लड़के ही आपस में इसको निपट ले। जियान बाइशान से पूछता है कि क्या तुम सच में फाइट करना चाहते हो? बाइशान कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं होगा। अब तभी वहाँ टीचर रोलिन आ जाती है और बाइशान को डांटते हुए कहती है कि किसके पास क्या चारा नहीं होगा। तुम एक नंबर के निकम्मे हो जो कॉलेज के रूल्स को भी नहीं मान रहे हो। कॉलेज में इंटरनल फाइट एकदम मना है। अगर तुम जियान को चैलेंज करना ही चाहते हो तो तुम टूर्नामेंट के अंदर कर सकते हो, इससे तुम्हें बदनामी की जगह नाम मिलेगा। जियान जी जूनियर के साथ अब आगे जाने लगता है, लेकिन बाइशान उसे रोकता है कि मैं तुमसे जरूर लड़ूंगा और तुम्हें सबक सिखाऊंगा। बस टूर्नामेंट में तुम किसी से नॉकआउट मत हो जाना और बाद में फिर आज की तरह किसी लड़की के पल्लू का सहारा मत लेना। जी जूनियर ने जिसको पसंद किया है, मैं आशा करता हूँ वो कायर नहीं होगा। जियान जाते जाते अपने फायर एट्रीब्यूट की वेव छोड़ता है, जिससे बाइशान एक पल तो डर जाता है और वो उसकी ही बेइज्जती कर देता है। बाइशान गुस्से में कहता है कि अगर तुम हार गए तो तुम्हें ये कॉलेज छोड़ना होगा। जियान उससे पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि लोग तुम्हें बाइशान बुलाते हैं, इडियट नहीं। बाइशान की जी जूनियर और टीचर के सामने बहुत बुरी बेइज्जती हो चुकी है। बाइशान बहुत ज्यादा ताकतवर है और वो कहता है कि जी जूनियर सिर्फ मेरी है और मैं उसे तुम्हारी नहीं बनने दूंगा। जियान और जी जूनियर अब छत पर जाकर मून देखने लगते हैं और ये जी जूनियर को काफी पसंद आ रहा था। जियान उसके इन 2 सालों का हालचाल पूछता है और फिर उसे अपने हालचाल बताता है कि वो इन 2 सालों में कहाँ और कैसे रहा। जियान बताता है कि जब उसने उतान सिटी छोड़ दी तब वो वॉरक्राफ्ट माउंटेन पर प्रैक्टिस करने के लिए चला गया था और फिर अब तक जो कुछ हुआ वो उसे बताता है। वो कहता है कि उसे वॉरक्राफ्ट माउंटेन्स की डेप्थ में जाकर छुपना पड़ा और गामा एम्पायर से बचकर भागना पड़ा। युन लैंगसोंग ने मुझे मारने की पूरी कोशिश की और उसकी सेक मास्टर युनजी ने तो मुझे पकड़ ही लिया था। युनजी मुझे पकड़कर मारने की भी शक्ति रखती थी, लेकिन उसे हमारी पुरानी फ्रेंडशिप की याद आ गई और उसने मुझे जाने दिया। अब युनसेक की पहुंच कैनन कॉलेज तक नहीं है, इसलिए जियान यहाँ एकदम सेफ है। ये सब नीचे खड़ी टीचर रोलिन भी सुन रही थी और वो दुखी होते हुए सोचती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतनी सी उम्र में इसे इतना कुछ झेलना पड़ा है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अब ये इतना ताकतवर क्यों है। अब जियान जी जूनियर से बहुत इम्पोर्टेंट बात पूछता है। वो दोनों कमरे में जाते हैं और जी जूनियर जियान को चाय पीने के लिए देती है। जियान कहता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है,
मुझे तुम्हारा सच अब जानना ही होगा। जी जूनियर कहती है कि जो तुम्हें जानना है वो मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगी। जियान कहता है कि मेरे मास्टर ने कहा है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम युन लैंगजोंग को छोड़ा था तब युन लैंगजोंग ने मुझसे बदला लेने के लिए मेरी जियाओ फैमिली पर हमला कर दिया था। जब तक मैं वापस आया तब तक जियाओ फैमिली को काफी लॉस हो चुका था। कई सारे ट्राइब्स वाले लोग हमारे मारे गए और कई सारे घायल हो गए। ये सुनकर जी जूनियर को गुस्सा आ जाता है और कहती है कि ये लैंगजोंग ने हद पार कर दी है। जियान आगे बताता है कि मेरे फादर ने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए उनसे फाइट की। अकेले ही वो कईयों पर भारी पड़ने लगे, लेकिन तभी लड़ते लड़ते वो कहीं गायब हो गए। तब से वो लापता है। जी जूनियर कहती है कि कहीं युन सेक ने तो उन्हें नहीं पकड़ लिया। जियान कहता है कि जितनी इंफॉर्मेशन अभी मेरे हाथ लगी है उसके हिसाब से तो नहीं। वो अभी के लिए तो शायद डेंजर से बाहर है, लेकिन ये नहीं पता कि वो कहाँ है। मेरे ख्याल से कोई दूसरी पावरफुल मिस्टीरियस शक्ति इस मैटर में इन्वॉल्व है और वो ही मेरे फादर को लेकर गई है। वो फिर जी जूनियर से कहता है कि मुझे पता है कि तुम जियाओ फैमिली से नहीं हो और तुम्हारा बैकग्राउंड बहुत ज्यादा बड़ा है। मैं तुम्हारे पीछे खड़ी पार को अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारा जियाओ फैमिली से कुछ नाता था, इसलिए तुम बचपन से हमारे साथ रही हो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या मेरे पापा के डिसअपीयरेंस के पीछे क्या तुम्हारी फैमिली का हाथ तो नहीं? ये सुनकर जी जूनियर थोड़ा घबरा सी जाती है। जियान उसे शांत करता है और कहता है कि शायद तुम इस बारे में ना जानती हो, लेकिन क्या तुम अपनी फैमिली से इस बारे में पूछ सकती हो? मुझे जल्द से जल्द ये न्यूज़ चाहिए कि मेरे फादर ठीक हैं। जी जूनियर कहती है कि मेरी फैमिली इसके पीछे नहीं होगी। ये जिस पावरफुल मिस्टीरियस फोर्स की बात तुम कर रहे हो वो शायद उतनी सिंपल नहीं जितनी हमें लग रही है। अगर मेरी फैमिली ऐसा कुछ करती तो मुझे जरूर पता होता। जियान को बहुत गुस्सा आ रहा था कि कोई भी ऐसे ही उसके फादर को उठाकर ले गया है। आखिर ये हो कैसे सकता है? जी जूनियर जियान को संभालती है और कहती है कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो जियाओ फैमिली से जरूर रिलेट करता है, लेकिन इसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं है। जियान कहता है कि मुझे डर है कि इसमें कहीं युन सेक्ट ही ना हो। ये सेक्ट इतनी सिंपल सेक्ट नहीं जितना हमें लगता है। जी जूनियर कहती है कि मेरे पास एक आदमी है जो इन्वेस्टिगेशन में तुम्हारी हेल्प करेगा। जियान कहता है कि शायद अभी मुझे इस बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ। अगर वो शक्ति मेरे सामने भी आ गई तो मैं उसे हराकर अपने पापा को वापस नहीं ला पाऊंगा। इसलिए पहले मुझे स्ट्रॉन्ग होने पर फोकस करना चाहिए। अब एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर जियान अपने कमरे में चला जाता है। अब फिर जी जूनियर के सामने वो शैडो मैन आता है, जिसे जी जूनियर कहती है कि किसी को ये पता करने भेजो कि क्या गामा एम्पायर में किसी मिस्टीरियस पावरफुल के होने के ट्रेस मिले हैं क्या। एंड मुझे युन लैंगजोंग के बारे में भी पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। शैडो मास्टर फिर वहाँ से चला जाता है और फिर जियान को ये भी कंफर्म हो गया है कि जिस मिस्टीरियस पार ने उसके पापा को गायब किया है उस मिस्टीरियस पार का जी जूनियर के साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब जियान को और स्ट्रांग होना होगा ताकि जब उसे अपने पापा के बारे में पता चले तो वो बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत अपने पापा को बचा सके। अब फिर जियान जी जूनियर के साथ कॉलेज घूमने लगता है और रास्ते में बच्चे जियान को देखकर कहते हैं कि ये तो वही है जिसने जू पेंग को एक ही पंच में मार डाला था। लेकिन आज जो इसका ओपोनेंट होने वाला है वो जू पेंग से काफी ज्यादा ताकतवर है। अब फिर वो सभी लोग टूर्नामेंट वाली जगह पर पहुंचते हैं और वहां जियान को आता देख उसके अंदर की एंटी फ्लेम रिफ्लेम को देखकर एल्डर समझ जाते हैं कि जियान आ गया है। वहां एक मेडिसिन एक्सपर्ट भी बैठे थे। वो कहते हैं कि इस टाइप की फाइटिंग स्पिरिट मेडिसिन पिल को रिफाइन करने के लिए यूज नहीं की जाती है। एल्डर बताता है कि जियान ने गामा एम्पायर के एल्केमिस्ट एसोसिएशन के अंदर हुई चैंपियनशिप को जीत लिया था। अगर ये लड़का तुम्हारी फील्ड में आ गया तो तुम्हारे रिकॉर्ड को भी तोड़ सकता है। एल्केमी मास्टर कहता है कि तुम सच कह रहे हो, लेकिन इसको एक मास्टर की जरूरत है। ताकत कितनी भी क्यों ना ज्यादा हो, अगर उसे एक डायरेक्शन ना मिले तो वो वेस्ट ही है। अगर वो मेडिसिन सीखने में इंटरेस्टेड है तो मुझे उसे अपना स्टूडेंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर जियान वहाँ आकर बैठता है और वो एल्डर्स को देखता है।
जियान उनको ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है, लेकिन उनका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग था कि जियान को उनके अंदर की स्पिरिट देखने में सफोकेशन होने लगती है। इसलिए वो जी जूनियर से इनके बारे में पूछने का डिसाइड करता है। जी जूनियर बताती है कि लेफ्ट साइड के 3 एल्डर्स आउटर कोर्ट के वाइस प्रेसिडेंट्स हैं और बाकी 2 प्रेस्टीजियस एल्डर्स हैं। वाइस प्रेसिडेंट की स्ट्रेंथ तो होंग लेवल की है। जो साइड में बैठे हैं वो एल्केमी डिपार्टमेंट के हेड हैं। एल्केमी डिपार्टमेंट आउटर और इनर हॉस्पिटल से एकदम इंडिपेंडेंट होकर काम करता है, इसलिए इनके पास बहुत ज्यादा पावर है। वाइस प्रेसिडेंट से भी इनको इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। जियान सोचने लगता है कि यहाँ पावर का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अजीब तरीके से किया गया है। टीचर रॉलिन जियान को समझाती है और कहती है कि बेशक तुम्हारी इंटरनल स्ट्रेंथ मजबूत है, लेकिन 2 बातों को फिर भी तुम्हें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। पहला कि कन्वीनियंस मेडिसिन रिफाइनिंग सिस्टम है, जिस वजह से इसके टीचर के पास बहुत स्पेशल स्टेटस होता है। दूसरे लोग कॉलेज के अंदर रूल और रेगुलेशंस लाने वाले हैं। यहाँ की ड्यूटीज बहुत ज़्यादा टफ होती हैं, इसलिए जिनके पास यहाँ आने की ऑथराइजेशन होती है, हमारे पास उनको अरेस्ट करने का अधिकार होता है। जियानन कॉलेज और ही सियाओ के बीच खूनी दुश्मनी है, इसलिए हमें ये सब कदम उठाने पड़ते हैं। जियान सब समझ जाता है और फिर टीचर रॉलिन उसे अपना बेस्ट परफॉर्म करने को कहती है, क्योंकि जियान के लिए टॉप 20 के अंदर आना टफ नहीं है। और जियान की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग तो टीचर को लग रहा था कि हम टॉप 5 में भी आ सकते हैं। और फिर तभी हम एक लड़के को देखते हैं जो जियू को हेलो कहने की कोशिश करता है, लेकिन जियू उसे माथा पीट लेती है। असल में ये लड़का जियू को पसंद करता है और इस लड़के की ही फाइट जियान से होने वाली है। ये लड़का दिल का अच्छा है और स्वभाव से फनी है। जी जूनियर बताती है कि ये न सिर्फ एल्केमी अच्छे से जानता है, बल्कि फाइटिंग स्पिरिट भी इसकी सबसे अलग है। जियान इसकी पावर पूछता है, जिस पर जियू बताती है कि ये 3 स्टार पर है, लेकिन ये पूरी तरह से एल्केमी में पारंगत है और इस वजह से इसके पास कुछ खास स्किल्स हैं। अब एल्डर्स फिट टूर्नामेंट स्टार्ट करते हैं, जिसके बाद ये एपिसोड फिर यहीं खत्म हो जाता है।